तो ज्ञापन के लिए तो हमारे को बोला था ज्ञापन ऐसे चौपन आप प्रणाम बता दो। इधर आ जाओ साहब। हाँ भाई यहाँ खड़े हो जाओ ना, यहाँ से ले लेंगे बस गाड़ी। ये गाड़ी हटा दो इनके सामने। अरे यहीं हो जाओ बस, यहीं साहब, यहीं से बता दो बस आप। बस हाँ बताओ जाओ। जय हिंद प्यारे देशवासियों, जैसा कि आप सबको पता है अग्निपथ योजना को लेकर के हम लोगों ने जयपुर 10 तारीख से जो है पैदल मार्च स्टार्ट किया था और आज 25 तारीख की यहाँ पर इंटीमेशन थी। हमने पूरी परमिशन दे दी थी, यहाँ पर अपने पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर परमिशन के लिए लेटर दे दिया था। 23 तारीख को बुला करके डीसीपी साहब ने लेटर लिया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है आज सुबह 8:48 पे, यानी कि आज का हमारा धरना प्रदर्शन था यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन आज सुबह 8:48 पे व्हाट्सएप के मैसेज द्वारा हमारे पास में मैसेज भेजा जाता है कि आपका जो है धरना प्रदर्शन के लिए जो परमिशन दी वो कैंसिल की जाती है। बहुत ही दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, इस देश की सेना के साथ में एक खिलवाड़ किया है, देश की सुरक्षा के साथ में इस सरकार ने खिलवाड़ किया है। आज देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया। 3 साल से उन बच्चों को आश्वासन पर आश्वासन देते रहे और लास्ट मोमेंट पे कहते हैं, लास्ट मोमेंट पर बोलती है सरकार 3 साल के पूरे लंबी अवधि के बाद में जिन बच्चों ने अपना खून पसीना बहा करके अपने माँ बाप का लाखों रुपए कोचिंग में बहा करके बड़े मुश्किल से गरीब किसान मजदूर के बच्चों ने, और लास्ट मोमेंट क्या करिए बंद करिए से क्या गाड़ी होती है कोई नहीं। तो कुल मिलाकर के सरकार इतनी घबरा चुकी है। यहाँ पर काफी तादाद में बच्चे आए थे, लेकिन बच्चों को हम लोगों ने डाइवर्ट कर दिया है, क्योंकि बच्चों के ऊपर कोई अगर कोई केस होता है तो क्योंकि हम गार्जियन के तौर पर इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। भाई रविंद्र शेखावत जी, रविंद्र फौजी भाई हैं जो कि राजस्थान से हैं। इस मूवमेंट को पूरा लीड करने का जो है आप ही को ये पूरी प्लानिंग थी। सारी हमारी जो सैनिक भाइयों की टीम है, पूरी देश के सैनिक जो है रविंद्र भाई के मूवमेंट के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके। और आज हम ऐलान करते हैं सरकार से कि हम बड़ी शालीनता से, बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं सरकार से। भाई जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने 10 तारीख से एक मूवमेंट चलाया था जो कि सत्याग्रह आंदोलन के नाम से, और आज यहाँ हमने सिर्फ 150 बच्चों की परमिशन मांगी थी और एक्स सर्विसमैन और बच्चों, जो कि सिर्फ मोदी जी से मिलकर अग्निपथ योजना के तहत जो पुरानी भर्तियां कैंसिल हुई है, आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स ज्वाइनिंग, ये सारी चीज़ें जिसकी खुद दिल्ली पुलिस लगातार 22 तारीख से, क्योंकि हमने 10 तारीख से जयपुर से शुरू किया था और जयपुर के बाद में हम 13 जगह एसडीएम और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देते देते शांति से यात्रा करते हुए आ रहे थे। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचने के बाद 21 तारीख से खुद दिल्ली पुलिस लगातार कॉल करके कि भाई आप आ जाओ और शांति से आप धरना दो, आपको कोई नहीं रोकेगा। मैंने वीर सिंह साहब को कॉल करके बताया कि आप दिल्ली अपने डीसीपी ऑफिस में जाकर परमिशन ले लो, जिसकी ये वीर सिंह साहब ने परमिशन ली 23 अगस्त को, रिसीविंग दी उन्होंने। उसके बाद खुद मेरे से कॉल करके वहाँ के वो बोलते हैं कि भाई शांति से आना, आपके साथ कोई राजनीतिक पार्टी तो नहीं है। हमने बताया कि हम सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे, एक तो जो इससे पीड़ित हैं, जो 2 साल से 3 साल से मेहनत कर रहे थे भर्तियों की, और एकाएक जो कैंसिल हुई वो बच्चे हैं, उनके माँ बाप जो पहले ही मजदूर किसान जवान हैं, जो मजदूरी छोड़ के 15 दिन से मेरे साथ चल रहे थे, आज उनको राजस्थान बॉर्डर पर मेरे को छोड़ के आना पड़ा। उनकी हालात आप देखोगे, आंखों में आंसू थे उनके। वो सिर्फ क्या चाहते थे कि मोदी जी से मिलकर उन भर्तियों के बारे में अवगत कराना कि मोदी जी कम से कम आप अग्निपथ योजना लाए हो तो ये भर्तियां तो वापस कर दो। 23 को परमिशन देने के बाद में दिल्ली पुलिस कहती है कि ठीक है आ जाओ। 24 में सुबह मेरे से बात होती है उनके एसीपी साहब से, वो कहते हैं कि भाई आपको हम पीएम ऑफिस में मिला देंगे, 5 बंदे आ जाओ। हमने उसको भी एग्री किया, लेकिन फिर रात को 11 बजे साहब को मैसेज देते हैं कि आपकी परमिशन कैंसिल होगी। आज देखो कोई बोलते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा बवाल है, ये है वो है, खाली पड़ा है जंतर मंतर, लेकिन हमारे
बच्चों को नहीं आने दिया। सुबह जब मेरे को एसीपी साहब ने कॉल करके बताया कि भाई आप नहीं आ पाओगे, उसके बाद मैंने बोला कि डीएसपी साहब का नंबर दो, किसने कैंसिल की है परमिशन और क्यों की है। वो कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर है कि बच्चे नहीं आ सकते, मतलब 150 बच्चे इस लोकतंत्र में। मैंने इसलिए सुबह भी एक वीडियो के जरिए कहा था कि अब इस देश में गरीब और आम आदमी के लिए कोई लोकतंत्र नहीं है। भारत आज भी गुलाम है। यहाँ अगर मेरे पास बहुत से राजनीतिक पार्टियों के फोन आए थे कि हम आपके साथ धरने में चलेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। हमने सबको मना किया कि हमें राजनीति नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों की आवाज़ प्रधानमंत्री जी तक पहुँचानी है। और खुद दिल्ली पुलिस लगातार संपर्क में रही कि आप शांति से आओगे, बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट तो आपकी बात ऊपर तक पहुँचाएंगे। लेकिन आज सुबह ये कहते हैं कि नहीं, ऊपर से ऑर्डर है, आप नहीं आ सकते। उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से कोशिश करके कि ठीक है, कम से कम आप हमारा ज्ञापन तो ले लीजिए। लोकतंत्र में अब मैंने बच्चों को भी सुबह कहा कि ठीक है, एक बार फिर हम डेट लेंगे, धरना करेंगे। और अब मजबूरी में चाहे विपक्ष पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, नेता उनके हाथ पैर जोड़ेंगे और उनको लेके आएंगे। क्योंकि आम आदमी को सरकार धरना भी नहीं करने दे रही है। शांतिपूर्वक जो कि 13 दिन जयपुर से चलकर हम 13 दिन धरना करते आए हैं, मात्र 100-150 बच्चे जो आराम से आ रहे थे और उनको भी आज रोक दिया गया। वहाँ पुलिस टीम भेज दी गई कि आप आगे नहीं बढ़ोगे। मैंने उनको छोड़कर और 106 लोग यहाँ आए हैं। उसके बाद आज हमारा हाई कोर्ट में भी था, हमें कोर्ट में विश्वास था, मुझे अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन सूचना मिल रही है कि पहले ही इन्होंने 4 हफ्ते का समय मांगा था, अब और 4 हफ्ते बढ़ा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे उन तीनों जनरलों से जो सेनाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर ये योजना लेकर हैं और जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हमारी योजना 2 साल से हमारी तैयारी थी, तो क्यों नहीं कोर्ट को जवाब दे रहे आप। आपको मलाई चाहिए, 60 साल की सर्विस और पेंशन चाहिए, राजनेताओं को पेंशन चाहिए, अधिकारियों को पेंशन चाहिए, लेकिन जवान और किसान के बच्चे जो सीने पर गोली खाते हैं बॉर्डर पर, उनको बोलते हैं कि हम पेंशन बंद कर देंगे। मैंने कहा था अगर पेंशन देश पर बोझ है तो हम पूर्व सैनिक पेंशन छोड़ देंगे, लेकिन सबसे पहले अधिकारी खुद छोड़े और ये नेता छोड़े। खुद की नहीं बंद कर रहे, हमारी बंद कर रहे हैं। हमने धरने की कोशिश की, उसको कैंसिल कर दिया। और कोर्ट की तारीख, जिनकी 2 साल से तैयारी है, कोर्ट को क्यों नहीं जवाब दे रहे। पहले इन्होंने 1 महीने का समय मांगा और आज की तारीख दी थी कि 25 तारीख को आएगा, और फिर इन्होंने समय मांग लिया। इसका मतलब ना तो कोर्ट से और ना ही शांति तरफ धरने से जनता की आवाज़ इस देश में सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि विपक्ष तो कमजोर है ही है और सत्ता पक्ष को इस तरह का घमंड हो चुका है, जैसे साउथ कोरिया में वो किंग जोन साहब चलाते हैं ना मनमर्जी। इस देश में वो मनमर्जी सिर्फ 1 या 2 आदमियों की चल रही है। मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है। खुद के उनकी पार्टियों के नेता, बीजेपी के MP MLA तक कुछ एक लोगों ने इसका विरोध किया है। क्यों नहीं संसद में इसकी चर्चा हुई, क्यों नहीं आप इसको पूरे देश के सामने, प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं अगर ये योजना अच्छी है। मैं पूछना चाहता हूं कि 4 साल के लिए कौन गोली खाएगा। आदमी सीने पर बॉर्डर पर गोली इसलिए खाता है कि उसको लगता है कि मेरा देश मेरी रक्षा करेगा, लेकिन जिसको खुद के भविष्य की चिंता नहीं, वो गोली खाएगा क्या बॉर्डर पे। मैं आज आपके माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हमारी परमिशन तो कैंसिल हो गई, लेकिन मैं ये जो हमारी मांगे थी मैं आप तक रखना चाहता हूं इस मीडिया के जरिए और इन साथियों के जरिए। कम से कम लोकतंत्र की आवाज़ प्रधानमंत्री जी तक, और ये न्यूज़ चैनल भी अगर हमारी पहुंचा दे तो। वैसे तो मुझे पता है कि आज हर एक न्यूज़ चैनल पर भी सरकार की नज़र है। जो भी अग्निपथ का नाम लेता है सरकार वहीं क्या कर रही है हमें पता है। तो मैं चाहता हूं जो हमारी मांगे थी, माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन देना चाहते थे, जिसमें हमने लिखा था कि आपकी यह योजना, अग्निपथ जो योजना आई है सेना में कार्यरत जवानों के लिए और जैसियों के लिए है, यानी ये योजना अफसर के लिए नहीं थी, सिर्फ जवानों के लिए। यानी सिर्फ जवान यंग चाहिए और अफसर बूढ़े हों, नेता बूढ़े हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने ये योजना जब लेकर आए तो इसमें जवान कार्यरत हैं वो भी दुखी हैं, और नौजवान जो कि 10 लाख संख्या में हैं, और उनके परिवार जिनमें 65 बच्चे आपने देखा होगा सुसाइड कर चुके हैं। और अब कोर्ट पर विश्वास करने के बाद अगर कोर्ट भी लगातार तारीख आगे बढ़ाता है तो भविष्य में बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं। आज मेरे साथ जो बच्चे थे जिनको मैं छोड़ के आया हूँ, उनकी आंखों में आंसू थे। मजदूरी छोड़कर एक पिताजी जो मेरे साथ 13 दिन से, जिसके घर में बोलता था कि वो खुद एक कमाने वाला है, एक टाइम की रोटी खा रहे बच्चे, लेकिन वो धरने में मेरे साथ था, आज वो वापस चला गया कि अब लोकतंत्र भी खत्म है। तो मैं मोदी जी से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप जो योजना लाए हैं अगर अच्छी है तो अधिकारियों और नेताओं पर भी लागू हो। और इसमें 5 हमने डिमांड रखी है। एयरफोर्स की ज्वाइनिंग
जिन बच्चों ने कंप्लीट प्रोसेस कर लिया था मेडिकल फिजिकल, उन एयरफोर्स के बच्चों की ज्वाइनिंग दी जाए। 7,000 बच्चे हैं वो, और 5 लाख वो बच्चे जो एयरफोर्स का टेस्ट पहले दे चुके हैं, उनका अभी 2 साल से उनका रिजल्ट नहीं आया, और ये अग्निपथ का 10 दिन में रिजल्ट दे रहे हैं, और एक योजना का 2 साल में रिजल्ट नहीं दे पाए। तो एयरफोर्स की ज्वाइनिंग और उनका एक जो टेस्ट का रिजल्ट दिया जाए। आर्मी की लिखित परीक्षा, जो बच्चे 2 साल से मेडिकल फिजिकल कंप्लीट करके वो इंतजार कर रहे थे कि उनकी लिखित परीक्षा होगी और वो सेना में जाएंगे, सरकार ने उनके सपने तोड़कर ये भर्ती कैंसिल कर दी। हम चाहते हैं कि उनका लिखित परीक्षा करवाई जाए। तीसरी उम्र सीमा में छूट। प्रोटेस्ट नई दिल्ली में नहीं कर सकते आप। हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे सर, हम अपनी मांग रख रहे हैं। आना भी ठीक है, ये देखो दिल्ली पुलिस का यही है, ये आप देख रहे हो। हम दिल्ली पुलिस के कहने के बावजूद हम यहाँ 5 आदमी आए हैं, और 5 आदमियों पर भी सरकार का ये रवैया है। मैं चाहता हूँ हमारी तीसरी जो मांग है, तीसरी मांग है कि उम्र सीमा में छूट। सरकार ने उम्र सीमा में जो 2 साल की छूट दी है, जो सिर्फ जनरल ड्यूटी वालों को दी है, वो जो टेक्नीशियन कर रहे तब रखे, जिन्हें पहले 3 साल होती है, उनकी 25 होनी थी, जो सरकार ने नहीं दी। हमारी चौथी मांग 4 साल की सर्विस, 4 साल की सर्विस जो बढ़ाई जाए, या तो फिर अधिकारियों के और नेताओं के लिए लागू की जाए। हमारी मांग है, जैसे ये देखो अभी भी गाड़ी बुला रहे हैं, ठीक है हमारे कुछ कर देंगे। पहले भी बच्चों ने अच्छी बच्चों ने जो भी तोड़फोड़ की, मैं मानता हूँ वो गलत था। आज हम शांति प्रिय तरीके से आ रहे हैं, वो भी न्याय दे रहे हैं। उस दिन बच्चों ने जो माफी भी मांगते हैं, नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो बच्चों के केस वापस नहीं होंगे तो वो चोरी हम अपनी बात रख सकते नहीं रख सकते। आप देख रहे हैं कितनी जोर जबरदस्ती की पुलिस। इन्होंने कहा था हम शांति प्रिय तरीके से अपनी बात भी नहीं रख सकते, यानी कि हम अपोजिशन आप देख सकते हो 23 रात को 11 बजे अपोजिशन बोलता था कि लोकतंत्र खतरे में है, हमें हंसी लाती थी कि ये क्या बात करें, लेकिन आज हमें दुर्भाग्य से कहना पड़ता कि वाकई देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। हम यहाँ पर आपने बताया कि बाहर जाके कर लीजिए लाइव, हम बाहर आके लाइव कर रहे हैं, कोई हुड़दंगबाजी नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, अपनी बात ही तो रख रहे हैं आपके सामने। अगर मीडिया के सामने भी अपनी बात नहीं रख सके तो देश में लोकतंत्र नहीं है। बिल्कुल देश का लोकतंत्र समाप्त है, और दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है पूरे देश को इसका विचार करना पड़ेगा साथियों। अगर पुलिस हमें लेके जाती है, हम जाने के लिए तैयार है, हम शांति प्रिय तरीके से पुलिस के उसको देना मानेंगे। अग्निपथ आप बताइए, 3 साल से जिन बच्चों ने सारा प्रोसेस करके बैठा है, पहले आप उनको क्लियर करते, उसके बाद में अग्निपथ लिखा है। अग्निपथ में आपको अधिकारी को पेंशन है, हमारे नेताओं को पेंशन है, ये 4 साल के बच्चों को पेंशन क्यों नहीं साहब? एक ही सेना बची थी जो देश के लिए कुर्बानी देती है, कुर्बानी देने वालों को पेंशन नहीं है। बताइए, नेताओं को पेंशन 5 साल पूरे देश को दूसरे खाते हैं, नेताओं को पेंशन है, लेकिन गरीब के बेटों को पेंशन इस देश के अंदर बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता मुझे। इस देश को सोचना पड़ेगा, इस देश का पूरा एक व्यक्ति तब महफूज रहता है, रात की नींद लेता है, तब देश का सैनिक अपनी कुर्बानी देता है। वहाँ पर माइनस टेम्परेचर हो, तब वहाँ रेगिस्तान हो, तब हम कुर्बानी देते हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े होते हैं। तब देश का एक व्यक्ति, जब पुलिस प्रशासन हो, जब देश का नेता हो, तब जाकर के रात की नींद लेता है। साहब प्रधानमंत्री तो उड़ा के देश के बारे में सोचते हैं। हाँ जी, ये तो वाह, कितने अच्छे प्रधानमंत्री साहब हैं, इतने अच्छे प्रधानमंत्री। जैकेट पहनने से, दिवाली मनाने से देश के सैनिकों के हित से नहीं होते। आप बहुत ही दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, हिंदुस्तान की पहली निकम्मी सरकार है। इसी सरकार ने पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस के हमारे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, जितनी हमारे अर्धसैनिक बलों की पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बंद हुई, और यही सरकार अब सेना की पेंशन घुमा फिरा के अग्निपथ के माध्यम से बंद कर दी। अग्निपथ जो सैनिक जाएंगे, ना उनकी पेंशन है, ना उनके मेडिकल फैसिलिटी है, ना कैंटीन फैसिलिटी है। ऐसी निकम्मी सरकार इस हिंदुस्तान में है। भगवान इसको सद्बुद्धि देना मोदी साहब को। मोदी साहब विनती करते हैं, आपसे आश्वासन देते हैं, हम सदैव आपका सम्मान करेंगे, सदैव आपका सम्मान करेंगे, अगर आप इन बच्चों को न्याय दे दीजिए। अन्यथा 2024 में आपका झोला अगर नहीं उठवा दिया, हम फौजी नहीं, पूरे देश से अपील करते हैं प्यारे देशवासियों, सौगंध आपको इस माटी की, सौगंध इस देश की, आपको इस माँ भारती की सौगंध है। अगर 2024 में
अगर मोदी साहब ने इसको वापस नहीं लिया तो 2024 में धिक्कार है आप लोगों के ऊपर। मोदी साहब को अगर झोला उठा के नहीं भगा दिया, हम फौजी हैं, एक एक गांव में जाएंगे, एक एक व्यक्ति तक जाएंगे, जगाएंगे देश के सोए लोगों को। तो अंधभक्त बने हुए हैं, उन अंधभक्तों को भी जगाएंगे। दलाली करने की आवश्यकता नहीं है। इस सरकार की अगर चूल नहीं ला दी, हम फौजी नहीं, हमें ऐलान करते हैं मोदी साहब आपको, और आपको विनती भी करते हैं, अगर आप इसको वापस ले लेते हैं, सदैव हम आपके आभारी रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन आपने अगर वापस नहीं दिया, बच्चों को न्याय नहीं दिया, हम फौजी हैं, हमें गोली मरवा दो, हमें फांसी लगवा दो, हम डरने वालों में से नहीं है। अरे वहाँ से जिंदा बच के आगे तो यहाँ से तुम्हारी क्या औकात है, भगवान है, हमें यहाँ भी जिंदा रहेंगे। हम बच्चों की लड़ाई करेंगे। एक सवाल है कि जो नवयुवक है, भारत अभी युवाओं का देश है, उन युवाओं को अपने आवाज उठाने पर, जैसे आप बात कर रहे हैं, उनको बोला गया कि जो भी प्रदर्शन में नजर आएगा उसको वीडियो चाहे किसी भी मार्फत से पहचान करके उसको अग्निवीर योजना में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। ये सिर्फ एक धमकी है सरकार की तरफ से। अब आप ये बताइए, इस लोकतंत्र में आवाज उठाने पर इतनी बड़ी रोक लगा दी गई है, तो क्या युवक जो है जिसके लिए किया गया है उनको भी तो आगे आना चाहिए ना। भाई साहब आ रहे थे, रोका गया, हम लोगों ने उसको मना कर दिया कि बेटा चलो मत आओ। हम 5-7 आदमी आए हैं, हमें भी अपनी बात नहीं रखने दिया जा रहा। आप देख रहे हैं कैसे धक्काशाही कर रहे हैं कि बुलाओ, गाड़ी बुलाओ, इसको थाने में लेके चलते हैं। अरे थाने में क्या, हमें जहाँ मर्जी जेल में डाल दो, जहाँ मर्जी काला पानी में डाल दे, हम फौजी हैं, हम डरने वाले में से नहीं है। शिकार हम तो चूड़ियां नहीं डाल रखी, हम चूड़ी नहीं डालेंगे सरकार की। सरकार को अगर किसी प्रकार का अंदेशा हो कि हम फौजी डरने वाले से, हम नेता नहीं है, हम नेताओं से बता देते हैं, नेताओं को इस देश में जूते मारेगी जनता। मैं बता देता हूँ, देश का नाश कर देने। सेनाओं के जितने बड़े अधिकारी हैं वो तो कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना बहुत बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि आज बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, उन लोगों को गवर्नर की सीट दिखाई देती है, जो बड़े अधिकारी हैं, हमारे जनरल साहब हैं, उनको गवर्नर का जो है लालच दे दिया जाता है, सीडीएस बनाने का लालच दिया जाता है। दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, ऐसे कलंकित अधिकारी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं आए। अरे जनरल मानिक शाह साहब था, इंदिरा गांधी ने जो है युद्ध करने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपनी फौज को मरवा नहीं सकता, हमारी तैयारी होगी तो हम अपना युद्ध करेंगे। ऐसे जनरल साहब लोगों को सलाम है। आज के जो जनरल हैं, ऐसे कलंकित, ऐसे गद्दार, ऐसे जनरल कभी इस देश की सेना में नहीं हुए हैं। धिक्कार है, वो माँ भी रो रही होगी जिस माँ ने इन जनरलों को पैदा किया होगा, उसको क्या पता मैं अपनी कोख से गद्दार जनरलों को पैदा कर रही हूँ। धिक्कार है जनरलों को। लेकिन सर आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एयरपोर्ट में, नेवी में लाखों भर्तियां बेटा, अरे बेटा, चपरासी की नौकरी निकलती है तो देश में इतनी हमारे जो है बेरोजगारी है, उसके लिए PhD होल्डर अप्लाई करते हैं। ये तो सेना की है। लोग सोचते चलो भागते चोर की लंगोटी सही, मजबूरी में जा रहे हैं बेचारे, 4 साल ही नौकरी कर लेते हैं, कुछ तो उद्धार होगा। 4 साल तो जिंदगी जिएंगे, सिर्फ इतना है, खुशी से कोई नहीं जा रहा। सरकार के लिए ट्रेनिंग देंगे, इससे सशक्त होगा देश। बेटा ये ट्रेनिंग जो नौकरी 15 साल 20 साल में सशक्त करते थे हम लोग, वो 4 साल वाले सशक्त कर देंगे क्या? क्या हो गया बताइए आप लोग। मैं एक चीज बताता हूँ, आर्मी के अंदर एक मैप रीडिंग क्लास होती है, मैप रीडिंग क्लास 1 होती है, 1 क्लास कम से कम एक सैनिक की, ध्यान से सुनना भाई, मैप रीडिंग क्लास 1 जब एक सैनिक की कम से कम 10 साल नौकरी होती है, तब जाकर के उस मैप रीडिंग क्लास 1 नंबर 1 नंबर पड़ता है। और बिना क्लास 1 किए हवलदार से नाजुदा देश सोच प्रमोशन नहीं होता। यानी कि उस क्लास की इतनी इंपॉर्टेंस है। यानी कि मैप रीडिंग, मैप के द्वारा, कंपास के द्वारा अपनी पोजीशन निकालना, अपने बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर एरिया में, और वहाँ पर जब हम होते हैं, अगर मैप रीडिंग क्लास 1 नहीं है, अरे गोला दागना होगा उस अग्निपथ वाले को पाकिस्तान पे, और गोला दागेगा हिंदुस्तान पे। ऐसे दुर्भाग्य होने वाला है, अपने ही जवानों के गोलों से हमारे हिंदुस्तान के लोग मरेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, अगर इस देश का कोई भी जनरल साहब या देश का कोई मंत्री, प्रधानमंत्री अगर मेरी बात को काट दे, मेरे को फांसी लटका देना, मैं फौजी हूँ। लॉजिक जो दिया जाता है, वो कहते हैं कि हमारी जो फौज की एवरेज एज है वो 32 के आसपास है, उसे घटा के 25-23 के आसपास लेके आना। मैं आपसे पूछ रहा लॉजिक देना चाह रहा हूं। आपका सवाल समझ गया। आप बताइए, लड़ाई क्या अधिकारी लीडर होता है हमारा, और लीडर लीड फ्रॉम द फ्रंट, लीडर फ्रंट से लीड करता है। अगर वो होगा 55 साल का बूढ़ा खप्पर और जवान होगा 28 साल 22 साल का, कॉम्बिनेशन होगा क्या? उसको लीडर को तो लीडर फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। अधिकारी आगे से लीड करता है, जवान पीछे रहता है, फाइटिंग जो पीछे रहती है, वो जैसा आदेश करता है वैसे उनको एक्शन लेना पड़ता है। आप बताइए, वो बूढ़ा होगा, ऑफिसर बूढ़ा होगा, 55 साल का खप्पर होगा,
और जवान 22 साल का होगा, कॉम्बिनेशन मिलेगा क्या बताइए आप लोगों को? पहाड़ी चढ़ेगा वो 55 साल का पहाड़ी चढ़ेगा और ये 22 साल का पहाड़ी चढ़ेगा। अंतर है कि नहीं है? जब जवान आपको जवान चाहिए, सोल्जर आपको जवान चाहिए, अधिकारियों की भी 22 साल नौकरी करिए। ये देश के नेता हैं, 80 साल में देश की सेवा करते हैं, ये सेवा करते हैं, देश को लूटने का काम, अय्याशी का काम करते हैं। मौका मिलेगा देश के जवानों को, हम मौका देंगे। फौजी आ चुके हैं मैदान में, बेटा होशियार हो जाओ। आप 2024 का यहाँ से बैठकर टारगेट लेकर चल रहे हैं कि सरकार अगर आपकी बात नहीं मानी तो 2024 में आप दिखा देंगे कि बिल्कुल 2024 में मैं ऐलान करता हूँ, 2024 में सैनिक भाइयों अपनी पार्टी बनाएंगे और पूरे देश में हम मौका देंगे वतन के भारतीय माँ भारती के वीर सपूतों को। सच्चे भाई तो पैसा कमाने वाले चोर होंगे वो जाए बीजेपी कांग्रेस केजरीवाल के पास, और जो ईमानदार है वो फौजी भाइयों के साथ में मौका फौजी देंगे। 543 सीटों में उम्मीदवार हम खड़े करेंगे अगर आप इनको वापस नहीं लेते, और इस कानून को हम वापस लेंगे। हम फौजी हैं, फौजी की जुबान होती है, हम नेता नगरी में नहीं आना चाहते, हमारा कोई मसला नहीं है। हमारा काम है, हमारा काम है देश की रक्षा करना। बीजेपी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि हम नौकरी दे देंगे बाद में। अरे हमें नहीं मिलती, वो तो बीजेपी का जो है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे हमें, गाड़ी के सेना का मान सम्मान। इन्होंने खुद बोला था कि ज्ञापन, इन्होंने खुद बोला था ज्ञापन दीजिए 5 आदमी आ जाओ। हमारी 150 बच्चों की टीम थी जो हमने राजस्थान बॉर्डर पे छोड़ दी। उसके अलावा आप देख रहे हो ये जबरदस्ती कि चलो ले चलो तो ले चलो। इन्होंने खुद ऐसे हम 150 बच्चों को वहाँ छोड़कर यहाँ आए हम सब देश की सीमाओं पर हम यहाँ हमने मांगी थी, हम परमिशन दी। ये 4 साल की सुबह कैंसिल कर दी। हमारे जो 150-200 बच्चे थे हमने राजस्थान में छोड़ दिए और हम अकेले 5 आदमी। इन्होंने खुद बोला ज्ञापन देने आ जाओ। अब हम ज्ञापन देने आ गए, यहाँ मीडिया आप पूछ रही है तो हम बता रहे हैं कि उनको तकलीफ हो रही है, बोल रहे हैं आपको गिरफ्तार करेंगे तो हम तैयार हैं। और अब अग्निपथ का जो पुरानी भर्तियाँ हैं उनका विरोध करते हैं कि कुछ पुरानी भर्तियाँ कराई जाए। 2-2, 3-3 साल से जो किसान जवानों के बच्चे जो भर्तियों की तैयारी कर रहे थे जो कैंसिल हुई है, हमने 5 मांग हमारी थी जिनको लेकर हम यहाँ सिर्फ आज ज्ञापन के लिए आए। खुद इनके एसपी साहब बोलते हैं ज्ञापन दे दो और अब यहाँ हमें बोलते हैं कि चलो अरे कर दो बंद भाई। वैसे भी हम तो अपनी आधी जिंदगी फौज के नाम बंद कमरों में करके आ गए। अरे उन बॉर्डरों पे हमारे लिए इस कैद से बड़ी कैद थी। घर में परेशानी होते हुए छुट्टी तक नहीं मिलती थी, हम हंसी खुशी बात जीते थे और सामने गोली का सामना करते थे। क्यों? हमें पता था कि सरकार हमें पेंशन दे रही है, पूरा कर रही है। लेकिन आज जिसको 4 साल के बाद कहेंगे कि पेंशन आउट कर दिया जाएगा, वो गोली खाएगा क्या? कल अगर लड़ाई लड़ी जाएगी और उसको फोन करेंगे कि भाई आजा, रिटायर होने के बाद क्या वो आएगा? वो इनके जूते और मारेगा कि आपने जिस दिन हमारे को 75% को आउट किया था हम क्यों आएंगे? तो मैं चाहता हूँ जिस दिन अगर देश में लड़ाई हुई, आज चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ हमारा देश है, क्या हालत होगी? आज जो लोग चुप हैं उनको ये पता चलेगा कि यहाँ भविष्य में क्या होगा। मैं फिर से सरकार आपके साथ SSC GT वाले के बच्चे ज्यादा थे जिनके एग्जाम और इनकी सूचना के आधार पर उन बच्चों को हम छोड़कर आए राजस्थान वहाँ पुलिस हमारे पास वहाँ भी पहुंची थी। वहाँ किस तरह का व्यवहार था पुलिस का? राजस्थान ने राजस्थान पुलिस ने हमारे पूरा कोऑपरेट किया। 15 दिन की हमारी यात्रा, पहले जयपुर कलेक्टर साहब, उसके बाद आमेर, ये सेना नहीं रहेगी, सेना द्वारा ट्रेनिंग